इधर ये पेज नंबर 344 ये 2-3 क्वेश्चंस के थे रखना जरा सामने तो मसला तो नहीं या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ये पेज नंबर 344 पे तो क्वेश्चन इसमें तो नहीं उसका ये तो बस छोटा सा लग रहा पेज नंबर 346 पे आ रहा है जी इसमें कहाँ डिस्कस करने की जरूरत है एम्प्लॉय ए बी सी इधर आवाज जी एम्प्लॉय बी की वर्किंग करवाएंगे जरा पढ़ लिया ना डाटा एक ना जरा देखें एम्प्लॉय बी की वर्किंग करवानी सर ये डाटा पढ़ रहे हैं सर मैं नहीं पढ़ना सर जी इसमें अगर क्वेश्चन बता दो जी तो कहते सर पढ़िएगा सर लास्ट पैराग्राफ नॉर्मल वर्किंग वीक जो है ना वो 42 घंटों का है तो फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स overtime is paid at 50% above the normal rate. Any further overtime is paid at equal the normal rate. और नहीं यार ओवर सर जी ओवर टाइम अगर पे करना है तो सिर्फ नॉर्मल तो नहीं पे करना है उसका पहले 6 घंटों में ओवर टाइम 50% देना है अबव द नॉर्मल रेट और उसके बाद जो होगा वो नॉर्मल रेट के मुताबिक ओवर टाइम के पैसे देने इसका तो गरीब को फायदा फिर क्या हुआ आपकी बात ठीक है लेकिन यार सीधी सी बात है ओवर टाइम के जो पहले 6 घंटे उसमें 50%
और जो ओवर टाइम के बाकी घंटे हैं वो 100% ऑफ द नॉर्मल रेट। ओवर टाइम की बात है यार, नहीं नहीं, क्या चीज इक्वल, नहीं क्या चीज की इक्वल होगी नॉर्मल रेट में? ओवर टाइम ही होगा तो इक्वल टू नॉर्मल होगा, 100 रुपया होगा। तो सर जी अब ओवर टाइम देना है तो डबल ही होना है। पहले 6 घंटों का 50% है और बाकी जो घंटे हैं उनका ओवर टाइम नॉर्मल रेट के बराबर होगा। ओवर टाइम की बात होती है। 12 आवर्स है ना टोटल, फर्स्ट 6 आवर्स की वर्किंग, 6 इंटू 100 इंटू 50। ये जो पहली 5400 की वर्किंग है इसमें वो बाकी ओवर टाइम के 12 तो आ गए ना, यानी कि प्रीमियम सिर्फ कैलकुलेट होता ना। 5400 रुपये में जितने उसके एक्स्ट्रा घंटे थे ओवर टाइम मिला के उसका सारी बेसिक पे तो आ गई है। क्या है कि वैसे तो ये अलग भी वर्किंग हो सकती है मेरा मसलन अगर 42 मल्टीप्लाइड बाय 100, एक सेकंड इसे छोड़ देंगे तो फिर सिर्फ 42 घंटों की आ जाएगी ना जो बाकी अब 54 घंटे हैं, 54 में 12 वो टाइम है तो 6 जो घंटे होंगे इंटू 100 इंटू 1.5 और जो बाकी 6 हैं 100 तो देना ही था यार, इंटू 2 होगा। क्या हाल है? बाकी उसमें जहाँ जो वर्किंग हुई इसमें जो नॉर्मल वेज है वो 5400 रुपये में आ गई है, प्रीमियम नीचे लगाने का लिखा हुआ है। तो ठीक है, बात समझ आ गई। तो ओवर टाइम की मतलब बात हो रही है, ओवर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ही है ना, 50% ऑफ द 50% अबव और एनी फर्दर ओवर टाइम जो उसके अलावा ओवर टाइम होगा उसका रेट नॉर्मल रेट के बराबर होगा। ओवर टाइम का रेट नॉर्मल रेट के बराबर होगा। तो इट मीन्स अगर 6 घंटे हैं तो उनमें 6 घंटे का 100 रुपया तो देना ही है लेकिन ओवर टाइम का फिर अगले 6 घंटे होंगे उसमें 12 रुपये देना, सॉरी एक्स्ट्रा 100 भी देना। ठीक है, ये आपको पॉइंट कर सर ये ओवर टाइम पेड है 50% ऑफ द नॉर्मल रेट, इससे 1.5 होगा तो 1.5 ही हो गए। लेकिन इधर इसे कहते अंधाधुंध आंसर देखना। कैलकुलेटर पकड़े यार, अभी वर्किंग तो नहीं की, कैलकुलेटर उठाइए। अंधाधुंध आंसर ना देखें, आंसर यकीनन देखें, नीचे फौरन नीचे लिखा हुआ था, लेकिन अंधाधुंध ना देखें मेरे भाई। 42 ये हो जाएगा, अगली वर्किंग करवाइए। ये आंसर समझ आंसर करेंगे 900 1200 इसका टोटल कर दें सर, आज देखी जाएगी। 1.5 ही हुआ, आंसर में मिस्टेक है, कोई मिस्टेक नहीं, सही है ये लिखना है। और तो नहीं कोई इश्यू इसमें, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। बोनस की वर्किंग करवाएं। एडिशन बोनस इज आल्सो पेड, आर सेव नहीं करवाएं, समझ करवा दे यार। एम्प्लॉय ए की वर्किंग करवाएं, आर सेव, आर वर्क कितने एम्प्लॉय ए के 48 है, आवर्स कितने आवर्स का काम उसने 48 आवर्स में किया, ये देखना है, ये देखना है। नहीं कितने आवर्स, ये वर्ड सेंटेंस ठीक है मतलब कितने आवर्स का काम उसने 48 आवर्स में किया, ये कैलकुलेट करना। तो कितने आवर्स है वो कैसे पता चला? एक घंटे का एक सॉरी एक यूनिट का हाफ आवर था तो उसने 160 यूनिट्स बनाए, तो 80 घंटों का काम 48 आवर्स में हुआ। ठीक है, बाकी तो फिर क्या बताया भाई, 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट। हाँ जी, अब 80 रुपये उसका रेट था, कैलकुलेटर आज सेव 32 रुपये इंटू 80 इंटू 3/5। अब बाकी डेफिनेटली रेट्स बदलेंगे क्योंकि वो एम्प्लॉइज के रेट्स डिफरेंट है। ठीक है, और
एम्प्लॉय सी में आएगी 30 और 12 एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट है। टोटल वेजेस ऑफ पीपल एम्प्लॉय डायरेक्ट वेजेस करवाएंगे इसकी एम्प्लॉय सी की वर्किंग। एक मिनट पढ़ने दे रखना एम्प्लॉय सी की वर्किंग करवा तो देख लें आप लोग डाटा के बारे में। ये शुरू करें। पहली वर्किंग तो ये है ना कि उसकी जो नॉर्मल वेज है 42 घंटे काम किए और 42 घंटे ही नॉर्मल वीक की था, तो उसमें उसका तो मेरा ख्याल ओवर टाइम वगैरह नहीं बनता। नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब आप अगर इसकी ये उसने क्लासिफिकेशन करने को कहा होता कि उसके इन पैसों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफिकेशन करें, तो इसमें से मेरा ख्याल है कि 32 इंटू क्या रेट है इसका 70 और 12 इंटू 70, ये 32 इंटू 70 डायरेक्ट वेजेस में आना चाहिए और बाकी सॉरी अच्छा 30 इंटू 70 डायरेक्ट वेजेस में आना चाहिए और 12 इंटू 70 इनडायरेक्ट वेजेस में अगर क्लासिफिकेशन करें वेजेस उसकी यही है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करना चाहें तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसकी क्लासिफिकेशन है। अगली बात उसने जो की है बोनस के एंगल से वो टाइम सेव की बेस पे बोनस इज आल्सो पेड एट द नॉर्मल फॉर द टाइम सेव्ड। अब जो उसने 12 घंटे लगाए ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लगाए, ये भी जरा उसके नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसने इस टाइम में कोई यूनिट्स नहीं बनाया, उसने जिस टाइम में यूनिट्स बनाए वो 30 घंटे हैं, तो 30 घंटों का काम असल में उसने 51 घंटों में किया, मतलब बोनस पर ऐसे कैलकुलेट हुआ। मतलब यहाँ 30 क्यों लिए हुए ऊपर 42 क्यों नहीं है, काम उसने 42 घंटे किए लेकिन कुछ उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया, कुछ नॉन अदर आउटसाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम किए, तो यकीन उसकी वेजेस 42 आवर्स की ही बनती हैं, लेकिन जो उसकी बोनस की कैलकुलेशन है वो फिर शायद इसी तरह देखना चाहिए कि जो टाइम उसने काम किया है उस टाइम में उसने कितने घंटों का काम किया, तो बाकी तो उसने काम प्रोडक्शन में किए नहीं, क्योंकि यहाँ वो घंटे दिए गए जो उसके शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, जी नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एक मैग्नीशियम भी था, ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में। इस तरह के जो थोड़े से जरा अनयूजुअल क्वेश्चन है इनको फिर ये मैग्नीशियम भी मेरा ख्याल है वन ऑफ दोज अनयूजुअल जरा हट के इसकी रिक्वायरमेंट है। क्या जी रिक्वायरमेंट बता, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है किस चीज की, प्रॉफिट फॉर गो हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ द एम्प्लॉई लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है, एम्प्लॉइज के छोड़ के जाने की वजह से अज्यूमिंग द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस कुड बी सोल्ड इन द, कुछ घंटे वेस्ट हुए हैं, तो इसमें एक तो ये कि जिन घंटों में काम हुआ है उन घंटों में कितना प्रॉफिट हुआ और शायद जो घंटे अवेलेबल थे उनमें कितना काम हो सकता था। तो पहले तो ये आवर्स की वर्किंग करवा दें, पोटेंशियल कुछ लिखा, पोटेंशियल का मतलब क्या जो कर सकते हैं, तो कितना घंटे कितने आवर्स अवेलेबल थे, डाटा पढ़ लिया एक दो वर्किंग्स करवा दूंगा इसमें। और 80,000 कहाँ लिखा, डायरेक्ट लेबर आवर्स पेड 480, ये कितने घंटे क्यों काम नहीं हो सका, नहीं 9,000 घंटों में तो मेरा ख्याल 9,000 घंटों की गेम और है, मेरा ख्याल 12,000 घंटों की गेम और 12,000 घंटे तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं हो सका क्योंकि लोग ही नहीं थे, और 9,000 जो घंटे उनमें से 50% में काम हुआ है, बाकी फिर शायद ट्रेनिंग वगैरह में इस्तेमाल हुआ।
ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये बता दें, एक्चुअल आर्स का एक ब्रेकअप हुआ हुआ है 4,80,000 का। कैलकुलेटर उठाया जरा, समझ आता है कैसे? 4,80,000 में से अब पेमेंट तो 4,80,000 घंटों की हुई है, लेकिन इसमें काम कितना टाइम हुआ? वो कैसे? हाँ जी, वो नौ, इसमें 9,000, इसमें 9,000 का जो हाफ है उसमें काम हुआ है, बाकी 9,000 का जो हाफ है उसमें काम तो नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट हुई है। हाँ, उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं थे। ठीक है, ट्रेनिंग हुई है, लेकिन प्रोडक्टिव आज नहीं है, जिसकी वजह से इसमें प्रोडक्शन नहीं हुई। पहले जरा एक्चुअली देखें सर, फिर प्रोडक्शन के यूनिट्स निकाले गए हैं सर कि इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ, तो वो किस टाइम में काम हुआ। एक यूनिट को 1.5 आवर्स चाहिए थे, तो कितने यूनिट्स बन सकते थे? एक्चुअल की सारी बात कर रहा हूँ। 3,17,000 ऐसे ही। फिर उसमें आगे चलते जाए, डायरेक्ट मटेरियल सॉल्व हुआ 0.5 kg इंटू 96। लेबर कैसे सॉल्व हुई है? वो तो मेरे ख्याल वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 480 क्यों लिए? पेड आवर्स ही है। ओवरहेड्स में आ जाए। अब यहाँ एक छोटा सा एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, लेकिन वो सही नहीं है सवाल शायद इस कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ आइडल नहीं है शायद। ये आइडल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉइज ने प्रोडक्शन नहीं की, लेकिन यहाँ जरा देखें जरा डाटा, आइडल तो बने हैं उस सेंस में कि काम तो नहीं हुआ, लेकिन शायद उनके ट्रेनिंग वगैरह होने की वजह से शायद ओवरहेड्स इनकर हुए होंगे। मतलब यहाँ ये भी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब वेस्ट हुआ वो टाइम, यहाँ वो टाइम प्रोडक्शन में इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें होता रहा है, काम के अलावा कुछ होता रहा। तो शायद यहाँ 480 आना चाहिए था या 475। आइडल आज नहीं है इसमें। हाँ, मतलब अब इस तरह कहना कि बगैर लाइटों के उन्होंने काम किया होगा, प्रोडक्शन लेकिन नहीं हुई। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि इसमें सॉर्ट ऑफ नई चीज है शायद। ठीक है, बाकी तो मेरा ख्याल है शायद कोई मसला नहीं है। ये है कोई और इसमें इशू? बाकी ये स्टेटमेंट डेफिनेटली एक डिफरेंट फॉर्मेट से बनी है, कोई जरूरी नहीं है सेल्स सबसे ऊपर लिखी जा सकती है, एक्सपेंसेस नीचे लिखे जा सकते हैं, तो फॉर्मेट का कोई इशू नहीं है। पोटेंशियल वाले में 4,92,000 हमारे पास आज अवेलेबल थे, अगर उन सब में काम होता तो हम कितना बना सकते थे। अब यहाँ पे 4,500 आवर्स भी वेस्ट हुए हैं और 12,000 वैसे ही वेस्ट हुए हैं, तो पूरे अगर 4,92,000 घंटे काम होता तो कैलकुलेटर में पकड़ कितने यूनिट बनते हैं। इस तरह की वर्किंग सब हो जाती। ये आज सब यूनिट्स कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आज से 1.5 आवर्स, तो 3,28,000 यूनिट्स बनाने का पोटेंशियल मौजूद था। तो उसमें अगर देखें तो कितना कॉस्ट आती है, वो डेफिनेटली 328,000 की बेस पे वर्किंग। ये ठीक है जी ऑनलाइन। सेफ्रॉन पहले एक मिनट करें, सही नंबर बताइए। 1 पेज नंबर 112 ढूंढिए। कैसी जा रही है तैयारी से? मेरे अलावा तो सबकी ठीक जा रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ इसी टाइम पढ़ता हूँ यार, वो भी आपकी वजह से। बाद में तो मैं वैसे ही आ जाता हूँ दोबारा, तो आप तो नहीं ना ऐसे कर रहे। जी सर, सफरौन एक नजर पढ़ लें जरा, मेरे चंद एक क्वेश्चन के पहले आंसर दें, फिर मैं इसमें एक दो बातें आपके साथ होता है। ये पेज नंबर सॉरी क्या है? 112 है।
क्या ढूंढ रहे हैं सर? नहीं वो बाद में ढूंढ लीजिएगा, पहले सफ्रॉन का। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं परसेंटेज है ना लिखी हुई आगे यार, डिवाइडेड बाय भी तो होना है इसमें। बाइटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय बाइटेड सेल, CS रेशियो का फॉर्मूला। अगर इसमें ये लास्ट पॉइंट ना होता, अगर इसमें ये पॉइंट नंबर 4 ना हो, फिर तो ये सवाल मेरा ख्याल कोई टफ नहीं है। पॉइंट नंबर 4 एक सेकंड देखना, अगर पॉइंट नंबर 4 ना हो फिर तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं इसमें। इस केस में तो सिंपली फिर क्या करना था, एक मिनट कैलकुलेटर पे करना जो करना था, इग्नोरिंग एक सेकंड के जरा लास्ट फाइन 160 19 से 20 में जाना है, तो 160 ढूंढ के बताएं आगे क्या करें जी। बस 0.95, तो वॉल्यूम में कुछ नहीं है, सिर्फ सेल प्राइस में कमी होनी है, तो ये बन जाएगी फिगर 152। वेरिएबल कॉस्ट बताएं कैसे करें, 160 मल्टीप्लाइड बाय 70%, ठीक है। आगे मल्टीप्लाइड बाय 1.8 भी होना, 1.08 सॉरी, ये चले उससे पहले शायद ये बेहतर है 1. नहीं 1.9 नहीं 0.9, 0.9 10% से कम होना और मल्टीप्लाइड बाय 1.08 86 जी, ऐसे ही होना था। और 0.95 सेल प्राइस डजंट ऑलवेज मींस कि वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो चेंज, ठीक है। ये वॉल्यूम नहीं है, 5% वॉल्यूम में कमी नहीं, 5% सेल प्राइस में कमी है, तो सेल प्राइस में चेंज डजंट नेसेसरली मींस कि कॉस्ट में भी चेंज आएगी, बल्कि कॉस्ट में तो शायद इजाफा हो रहा है 1.08 इन्फ्लेशन की वजह से। यहाँ तक सॉल्व करेंगे तक 43.16, चलें इस पर खेलते हैं। कोई फिक्स कॉस्ट निकलवाएं, अगर फिक्स कॉस्ट निकलवानी है। हाँ जी, इस ये वाला चीज मेरे ख्याल रिपीट हो रही है, पहले भी काफी दफा होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी शायद यहाँ हेल्प करेगा, मैं ब्रेक इवन सेल निकाली जा सकती है, 160 लिखें कैलकुलेटर, आगे बताएं। डिवाइड बाय 100 होना ही, मल्टीप्लाइड बाय 75, 160 डिवाइडेड बाय, ये कर क्या रहे हैं अब हम, ये 100 वाला मतलब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 75, यहाँ तक एक मिनट आंसर बताइए। 120 क्या है, ब्रेक इवन लेवल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 30%, तो 36 तो आ गई जो फिक्स कॉस्ट 2019 में होगी, ठीक है। आगे एक मिनट दोबारा सोच के मेरे फाइनल आंसर बताएं, लिख के चाहे लिख के जरा करें। 36 से मेरे फाइनल रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट बताएं, लिखने कहीं। हाँ जी 42.73, लेकिन बाकी भी जरा रिवाइज करें ना आप लोगों ने, ये तो वर्किंग्स होगी होंगी। 36 में से माइनस कर दिया 36 इंटू 40%, क्या है ये 36 इंटू 40%, डेप्रिसिएशन की माइनस कर दी है ताकि वो फिगर आ जाए जिसमें इन्फ्लेशन आनी है, तो डेप्रिसिएशन बनी है शायद
14.4 प्लस 23.33 और हाँ ये प्लस 5 के है तो टोटल हो गई 42.73 42.73 देयरफॉर यहाँ प्रॉफिट आ जाता क्या आ जाता वैसे 1 पॉइंट समथिंग बनाएंगे बल्कि पॉइंट ये ठीक है ना फिक्स कॉस्ट ऐसे यही होने था तो यहाँ प्रॉफिट क्या आ रहा है 43.14 माइनस 14.41 तब मसला क्या है फिर ये वर्किंग में क्या प्रॉब्लम है हाँ इस वर्किंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन नहीं हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कितना 25% मेंटेन रखना है अब हमें क्या पता कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन हुआ ही नहीं फिक्स कॉस्ट से क्या निकल आएगा ब्रेक इवन सेल निकल आएगी अब 152 क्या है ये ब्रेक इवन है हाँ जी ये अगर हम इसी तरह वर्किंग करें तो ये 2020 की बाइटेड सेल है तो कैलकुलेटर पकड़ें दोबारा 42.73 लिखें पहले तो इसका नाम बताएं अब मैं क्या करने लगा ब्रेक इवन निकालने लगा तो डिवाइड बाय ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो यूनिट्स की बजाय CS रेशियोज की तरफ जाना पड़ेगा तो CS रेशियो आ सकती है अब CS रेशियो 30% दी तो हुई है वो चेंज हो जानी है वो चेंज क्यों हो जानी है प्राइसेस बदल रही है सेल प्राइस बदल रही है वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है ठीक है तो रिवाइज्ड CS रेशियो निकाली जा सकती है कैसे यार 43.14 डिवाइड बाय 152 इनटू 100 तो 28.38 तो ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग शुरू ये जो अब वर्किंग मैं इस वक्त कर रहा हूँ इसका क्या मकसद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन हो सका ही नहीं तो अब ये CS रेशियो है CS रेशियो को अगर लिख लें फिक्स कॉस्ट के नीचे 28.38% तो आंसर आया आपके पास 150.56 अब ये है ब्रेक इवन सेल और ये हमारी बनती है 152 बजटेड सेल तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करें कर ले सही तरह हिम्मत कर ले मैं फिर स्टेप वाइज जरा बोल दूंगा कि क्या क्या पहला हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ कैसे करेंगे 152 माइनस 150.56 डिवाइड बाय 152 नहीं वो तो बात की बात है ना करना क्यों पहले तो ये कि करना क्यों है 152 माइनस 150.56 डिवाइड बाय 152 मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज निकाल रहे हैं ना मैं क्या फॉर्मूला बोली जा रहा हूँ किसी को पता बाइटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय बाइटेड सेल इनटू 100 भी होना मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज क्या आंसर आएगा 152 1% आएगा यार 152 माइनस ये तो ठीक है यहां तक आंसर बताया चलो नहीं एक मिनट अलग कर लेता मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला मैंने यार वो ज्यादा सही है सॉरी यार 1.44 क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो बनाए डिवाइड बाय क्या 152 इंटू 100 अब आंसर बता 0.95% समथिंग बनता है क्या चीज किसका कितने परसेंट बन रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाइटेड सेल का 0.95% बनेगा अगर हम इस तरह वर्किंग करें तो इसमें सिर्फ इशू ये है कि ये जो हमने वर्किंग अभी की है
ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे सेल बता दें 152 आपने बताया, ऊपर राइट साइड पे जो वर्किंग हुई है, फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की, फिक्स कॉस्ट, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बस मेंटेन नहीं हो रहा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रखना है तो फिर हमें शायद अब वर्किंग रिवर्स करनी है, लेकिन इस रिवर्स वर्किंग तक हम पहुंचे कैसे, ये मेरा ख्याल एक सेकंड जरा दोबारा देख लेते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो ये वर्किंग तो एज इट इज है, और हमें 42.73, हमें फिर CS रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी। इट मींस ये जो वर्किंग सारी हुई इसकी हमें ये करनी पड़नी है ऐसे, लेकिन इस वर्किंग इसमें हम CS रेशियो निकाल लेंगे। जो CS रेशियो की बेस पे फिर हमने ब्रेक इवन सेल निकाल ली है। अब ब्रेक इवन सेल को जहन में रख के लास्ट पॉइंट पढ़ेगा, नहीं ब्रेक इवन सेल को जहन में रख के 2020 की ब्रेक इवन सेल को जहन में रख के अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर दोबारा पढ़े 25%, तब 150.56 क्या है, ब्रेक इवन सेल है ना, तो डिवाइड बाय अब ये क्या है 75 into 100 होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 25% है, तो 100 होगा बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल 75 होगी, तो डिवाइड बाय 75 into 100 टू 100 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 25% मेंटेन करना है तो फिर बजटेड सेल हमारी 152 नहीं हो सकती, फिर हमारी बजटेड सेल 200.75 होनी चाहिए। ठीक है, इसको कहीं एक्सप्लेन करना पता नहीं अब आपने पहले कैसे किया, अब बात समझ आ गई मेरी, नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन लिख लें अपने चाहे पेज के नीचे लिखें, बल्कि मेरे एक सेकंड लिखने से पहले बताएं स्टेप 1 2 3 के हैं, नहीं मतलब पहला क्या दूसरा क्या तीसरा क्या, मेरा ख्याल है पहला स्टेप फिक्स कॉस्ट को करना चाहिए, रिवाइज फिक्स कॉस्ट, फिर स्टेप 2 CS रेशियो, और CS रेशियो की वर्किंग फिर कैसे हुई है, मतलब CS रेशियो की वर्किंग के लिए फिर हमें ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो तरतीब से लिखें, नंबर 3 करना, फिर जब ब्रेक इवन आया तो ये लास्ट में मैंने वर्किंग की नंबर 4 है, और ये जो मैंने वर्किंग की है ये जो 0.95 वाली, ये तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए की है कि एग्जिस्टिंग लेवल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रहा, अगर लास्ट लाइन होती तो ये हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है 152 वाला, लेकिन अगर लास्ट लाइन बीच में इंक्लूड है तो फिर ये मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो मेंटेन अगर रखना है तो फिर अब हम ब्रेक इवन से फर्दर वर्किंग कर सकते हैं, बाकी फिर मैं वो फर्दर एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि 100 अगर बाइफिट सेल है और 75 अगर ब्रेक इवन सेल है तो देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे 25 है, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेटा वो तो टेस्ट में क्वेश्चंस हो चुके हैं, वो तो मैंने टेस्ट के आंसर तक आपको प्रोवाइड कर दी हुए हैं, ये इस तरह क्या कैसे बात बनेगी, वो ऐसे कैसे समझ आना है, वो तो उस जमाने में सारे डिस्कस हो चुके हैं क्वेश्चन, यूरेनस भी वो भी वो तो उस जमाने में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 1/3 और 2/3 सेल मिक्स बना हुआ, 500 2500 7500 सेल मिक्स बन गए, तो उस जमाने में आपके साथ आंसर सारे शेयर हुए हैं। ठीक है जी, बन गया 1/3 एंड 2/3, 33% 67%।
ये कर लीजिए नोट, कर ले। मतलब ऐसे ही नहीं जैसे मैंने आंसर में, जैसे मैंने आपके सामने आपके साथ आंसर में शेयर की थी। सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स। जी नोटेड है सर। इसकी एक स्टेटमेंट बनाया जिन लोगों ने लिख लिया, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवाया था, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। अब बजटेड सेल तो आ गई आगे। अरे कैसे? $28.38 तो इस बजटेड सेल की बेस पे है। नहीं, थोड़ा सा आंसर डिफरेंट होना चाहिए। CS रेशियो जो अभी निकाली है, ये तो हमने 43.14 डिवाइड बाय 152 के बेस पे निकाली है, तो हमारी तो सेल फर्क होगी। अच्छा सा आंसर दें, अच्छा सा आंसर पता है आपको? नहीं, वो तो बात गलत होगी। नहीं, असल में बात सिंपली ये है कि 2020 की CS रेशियो, और वो भी 2020 की वर्किंग है, ये भी 2020 की वर्किंग है, तो CS रेशियो जो है वो अब कांस्टेंट रहनी है। क्या 2020 में सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहेगी? वो भी 2020 की वर्किंग है, भी 2020 की वर्किंग। इस तरह का पॉइंट एक दफा पहले डिस्कस हो चुका है, जरा बाद में जरा टाइम निकाल के बास्केटबॉल में भी देखिएगा, वहां भी बड़ी इधर उधर से वर्किंग करके हम पहुंचा थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 35 है, बाद में देख लीजिएगा। तो जो CS रेशियो है जिस साल के अंदर आप है, मसलन पिछले साल में जाएंगे, पिछले साल में 30% CS रेशियो दी हुई है, क्या ये 30% कांस्टेंट रहेगा? पिछले साल के एंगल से कांस्टेंट रहेगा। आती कैसे वैसे CS रेशियो? पर यूनिट से भी आ जाती है, अमाउंट से भी आ जाती है, दोनों में सेम क्यों आ जाती है? क्योंकि यूनिट सेम ही होता है, जो यूनिट सोल्ड है उसी की कंट्रीब्यूशन है, उसी की सेल है। लेकिन अब 2019 से 2020 में जब आप आए हैं, तो उसमें फिर इन्फ्लेशनरी फैक्टर से प्राइसेस की कमी थी, तो उसकी बेस पे CS रेशियो चेंज तो हो गई है। लेकिन अब 2020 में जो CS रेशियो है वो फिर हर लेवल पे सेम रहेगी। CS रेशियो फिक्स कॉस्ट का टोटल 2020 में अब कांस्टेंट रहना, चाहे वॉल्यूम बढ़े या कम हो, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और सेल प्राइस पर यूनिट है, इसके कांस्टेंट रहने से CS रेशियो भी हर लेवल पे सेम रहेगी इन दैट रिस्पेक्टिव ईयर। हर साल जरूरी नहीं है। हर साल क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि इन्फ्लेशनरी फैक्टर हो सकते हैं, प्राइसेस में कमी ज्यादती हो सकती है, उसकी वजह से तो चेंज हो सकती है डिफरेंट ईयर्स में। लेकिन जिस ईयर में आप मौजूद हैं उस ईयर में अगर कोई चेंजेस आए वॉल्यूम वगैरह की, तो उसमें फिर CS रेशियो कांस्टेंट रहेगी बिकॉज ऑफ सेम सेल प्राइस, नहीं मतलब सेल प्राइस सेम और वेरिएबल कॉस्ट सेम होने की वजह से वॉल्यूम तो फिर कम ज्यादा हो भी जाएगा, तो ये परसेंटेज ही सेम रहेंगी। CS रेशियो की जो परसेंटेज है वो सेम रहेगी। ठीक जी, वर्किंग करा देना फाइनल। सेल्स क्या लिखूं सर? 200.75। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूं? अब ये चीजें फाइनल होनी चाहिए। 200.75% आई हुई है, ये डिवाइड बाय क्या करूं? डिवाइड बाय सेल 100 है, मल्टीप्लाइड बाय अब क्या करूं? 71.62, ये कहां से आ गया? 28% से आ गया। वैसे कंट्रीब्यूशन भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो शायद उसने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मांगी, तो अगर प्रेजेंटेशन हो जाए सेल वेरिएबल कॉस्ट बताइएगा। नहीं, ये जो 71.62 मैंने लिया है 28% से, ये क्लियर हो गया। व्हाट इज 100?
सेल्स व्हाट इज 28 समथिंग कंट्रीब्यूशन एंड बैलेंसिंग फिगर निकालिए तो 143.78 और कंट्रीब्यूशन तेरे पर आ गई है 56.97 शायद और फाइनली फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है 42.73 और देयरफॉर फिर नेट प्रॉफिट है 14.24 ओके एक बी रिक्वायरमेंट भी है यहाँ तक आ जाए फिर बी रिक्वायरमेंट जरा करवा बी रिक्वायरमेंट जो अभी करेंगे हम ये भी बास्केटबॉल में कुछ इस तरह की एक चीज पहले भी हुई थी उसके बाद में फिर देख लीजिएगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी साहब यहाँ तक वर्किंग ठीक है ये बी रिक्वायरमेंट पढ़े सर क्या बताना परसेंटेज इंक्रीज इन हाँ जी ये भी जरा वर्ड बीच में रेलिवेंट है सेल वॉल्यूम क्या मतलब होता है वॉल्यूम यूनिट्स इग्नोरिंग दिस वैसे आपको वर्किंग करवानी चाहिए क्या क्या कर रहा है जरा अपने लफ्जों में बताओ क्या मांग रहा है किस साल के मुकाबले में किस साल क्या करना 19 के मुकाबले में 2020 में जो सेल इंक्रीज हुई है वो कितने परसेंट है डेफिनेटली वहां वॉल्यूम वर्ड भी मैंने अभी वॉल्यूम वर्ड नहीं लगाया तो जस्ट एक मिनट लीजिए आपको ये पता है कि सेल इंक्रीज निकालेंगे कैसे निकालें वर्किंग करवा हाँ जी 200.75 माइनस 160 डिवाइड बाय जरा सोच के बताएं नहीं मतलब किस साल के मुकाबले में किस साल में इंक्रीज बताना पिछले साल के मुकाबले में तो बेस ईयर कौन सा है प्रीवियस ईयर ठीक है ये 200.75 माइनस 160 से क्या आएगा इंक्रीज आएगा और इंक्रीज एट द परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले में ये फिगर आएगी आपकी कितनी 25.47 लेकिन हमारी इस वर्किंग में एक इशू है हाँ मतलब हमारी इस वर्किंग में एक इशू ये है लिख लें जरा अगर लिख रहे हैं तो लेकिन बाद में फिर इसमें इशू भी जरा आइडेंटिफाई करना है अगर ये सेंटेंस ये होता है ना व्हाट इज द कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल तो मेरा ख्याल है फिर ठीक है लेकिन वो सेल वॉल्यूम क्या है अब वॉल्यूम का मतलब है यूनिट्स अब यूनिट्स का हमारे पास डाटा नहीं है तो जरा गौर से देखते हैं कुछ 160 ढूंढे 160 कैसे बना होगा यूनिट्स होंगे और सेल प्राइस होगी एंड सिमिलरली 200.75 कैसे बना होगा इसमें भी यूनिट्स होंगे और सेल प्राइस होगी लेकिन इसमें जो सेल प्राइसेस है 160 में जो सेल प्राइस है और यहाँ जो सेल प्राइस है उसमें अब चेंज आ गया तो अगर हम ये वर्किंग एज इट इज कर लेंगे तो ये जो इंक्रीज आएगा प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम का नेट इफेक्ट आएगा क्योंकि शायद प्राइस में पॉइंट नंबर 1 देखें प्राइस में कमी हुई है और बाकी डेफिनेटली सेल्स बढ़ी हुई है तो इसका मतलब वॉल्यूम शायद बढ़ा है लेकिन प्राइस में कमी है तो ये नेट इफेक्ट हमारे सामने आया तब हमें करना ये पड़ना कि इन फिगर्स को अभी ये कंपेरेबल नहीं है ये फिगर्स आपस में कंपेरेबल नहीं क्योंकि इनमें सेल प्राइसेस डिफरेंट है तो इसके अब दो तरीके पॉसिबल है या इन फिगर्स को 2020 की फिगर को 2019 के लेवल पे ले जाके वर्किंग की जाए या क्या किया जाए 2019 को 2020 के इक्विवेलेंट बनाया जाए कंपेरेबल बनाना है तो या क्या कर लें या क्या कर लें चलिए इस तरह करें 20 को 19 में लेके जाएंगे नहीं 160 सेम रहेगा था 160 सेम रहेगा 160 तो एज इट इज रहेगा अगर मैं क्या करूं अगर 20 को 19 में ले जाऊं
तो 200 को क्या करें? हाँ जी, 200 में 200.75 जो है ये डिवाइड बाय फिर सेल प्राइस अब 5% कम होगी भी, तो डिवाइड बाय 95 इंटू 100। ये किस साल में 95% हुई है? 2020 में, और मैं 2019 में जा रहा हूँ, तो 95 से 100 में वापस आ रहा हूँ। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 211.32। क्या किया ये मैंने? फिगर्स को आपस में कंपेरेबल बनाने के लिए 2020 की फिगर को भी 2019 के एंगल से, सेल प्राइस के एंगल से मैंने एडजस्ट कर लिया। डेफिनेटली और करवाएं जरा, बाकी ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 200.75 एज इट इज रखो, 160 मल्टीप्लाइड बाय 95% करो, और डिवाइड बाय 160 पॉइंट इंटू 95%। करना क्यों पड़ रहा? कंपेरेबल बना रहे हैं इस तरह का एग्जैक्टली, तो तकरीबन एग्जैक्टली पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि बास्केटबॉल में हुए इस तरह के पॉइंट। ये कर लेते सॉल्व। नहीं, अगर सेल प्राइस का हो तो हमें पता ही है कि 5% कम हुई। सेल प्राइस में तो डिक्रीज 5% वैसे ही पता है। अगर हम एज इट इज फिगर्स ले रहे हैं ना, तो उसमें सेल प्राइस का डिक्रीज और वॉल्यूम का इंक्रीज का जो इफेक्ट है वो नेट आया 25.47 में। वो ऊपर है ना 27.47%, ये इंक्रीज ही है। लेकिन इधर नेट इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज, सॉरी प्राइस डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। हमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट करें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल वॉल्यूम इंक्रीज। सेल वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ा? तो सेल वॉल्यूम, अब वो तो यूनिट्स होने चाहिए हमारे पास, लेकिन अगर यूनिट्स नहीं है तो हम अगर सेल प्राइसेस को इक्विवेलेंट कर लें, मसलन यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट है और यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट, अगर इसमें दोनों में सेल प्राइस पर यूनिट सेम हो तो सिर्फ उसका जो डिफरेंस है वो फिर वॉल्यूम की वजह से। ठीक, ये आंसर्स बताइए। 32% समथिंग सेम होना चाहिए मेरे ख्याल, दोनों में, दोनों तरीकों से आंसर तो सेम ही होना चाहिए। या क्या कर लें, या क्या कर लें। बहरहाल ये इस क्वेश्चन को भी मेरे ख्याल एक फाइनल रिवीजन में साथ रखना, कोई और अब इसमें कंफ्यूजन। देन इसके बाद पेज नंबर 348 पे आइएगा। पेज नंबर 348 पे आएगा। इसमें क्वेश्चन लिखा है जिरकॉन। ये भी लेबर से रिलेटेड, लेबर वेजेस का जो प्लान वगैरह होता है। अब इस तरह मेरे ख्याल करते हैं, इस तरह के समय क्वेश्चंस पिछली दफा भी आ गए हैं, तो पेज नंबर 352 पे भी एक मिनट आएगा जरा। दो ही क्वेश्चंस हैं, एक यूनिटी के नाम से भी। इन दोनों क्वेश्चंस की मेरी पिछले साल की एक रिकॉर्डिंग, पिछले सेशन की एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो इस वक्त ऑलरेडी काफी आपका मिनट 8 घंटा ले लिया, इसे कम से कम 2 घंटे और चाहिए दोनों को। तो अगर इसको शेयर मैं कर दूं आपके साथ, और अब फिर आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे कल लेना चाहें जब भी, तो इसी तरह पिछली दफा जब हुआ था ये क्वेश्चन तो सारी डिस्कशन इसकी हुई हुई। तो इस वक्त मेरे ख्याल अब आपका फर्दर टाइम भी लगाना मेरा ख्याल है वेस्ट, तो अलग रहे ना ही कहें। तो इस तरह हम करते हैं। अब फाइनली अब जहां हम खड़े हैं यहाँ पे अपने आपको जरा 1 मिनट पहले इवेल्युएट करें कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं आपके बिहाफ पे तो नहीं है कुछ कह सकूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी अच्छी जगह खड़े हैं। यहाँ से ऑनवर्ड जब इस तरह करते हैं, हमारी एक लास्ट मुलाकात एक रख लेते हैं। अब सबसे पहले मेरे ख्याल मॉक, मेरी सजेशन थे लास्ट वीक में दें, और लास्ट वीक का चले मंडे रखें। मंडे पे ट्यूसडे का F1 रख लीजिएगा, और जो हजरात F2 दे रहे हैं वो ट्यूसडे को फिर दूसरा दे दीजिएगा, F2 दे दीजिएगा। जो भी डेट बनेगी तो टाइम देख लीजिएगा। मंडे को कॉस्ट रखना, और ट्यूसडे को जो लोग R2 दे रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं R2 और R1 दोनों ही दी जा रहे हैं। कोई अगर ऐसा भी है तो सुबह शाम पे दे दीजिएगा। नहीं वो इतना एंजॉय
तो जिनका FA2 रहता है उसके बाद FA2 दे दीजिएगा, और जिनका FA1 है तो देन मेरे इस तरह कहते हैं मंडे के बाद फिर वेडनेसडे वाला जो दिन आएगा उस दिन फिर एक मौके क्वेश्चंस की अगर कोई डिस्कशन रखनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद ये लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से तकरीबन बड़े बड़े तो शायद क्वेश्चंस हो गए एक्सेप्ट ओनली वन, जो कल जिस तरह प्लैटिनम वाला किए एक उस तरह का क्वेश्चन है, तो मैं इंशाल्लाह भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ उसके फाइनली सारे सेट मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर, तो उसकी भी अगर कोई उस वक्त तक वहां तक वो पहुंचे तो उसकी भी डिस्कशन रख लेते हैं लास्ट टाइम, ठीक है। और फाइनली अगर ये जो मैं 2 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आज, ये ज़िरकॉन वगैरह, ज़िरकॉन है, दूसरे का नाम जरा देखिएगा, एक यूनिटी है, तो फिर उस दिन रख लेंगे अगर स्टिल इनमें कोई मसला रहेगा। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल अब और कोई आपके चीज़ दिन में आएगी तो फिर वेडनेसडे को फाइनल कर लेंगे, लास्ट वेडनेसडे। अब डेट्स बता दें जरा, डेट्स सीजन में देखिए 27, 28 और फिर 1 बनेगी 1 मार्च, ठीक है भी मेरे ख्याल टाइम आज क्या तारीख है, तकरीबन है बीच में 15-20 दिन है, 15 दिन है, तो 15 दिन खुद कर, बल्कि 15 ज्यादा ही बनेंगे, 2 हफ्ते ये चले, 2 हफ्ते तो हैं सीधे सीधे का देखा जाए, ठीक है सर। तो ये मैं इंशाल्लाह आज ही शेयर कर देता हूँ ये दोनों चीजें, लास्ट टाइम का भी क्वेश्चन और ज़िरकॉन एंड यूनिटी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल आपकी दुआ में शदीद शिद्दत है, तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दुआओं में याद रखें, मुझे शायद अपनी दुआओं में याद रखें, नहीं मैं तो बिल्कुल वेला हूँ सर, तो जो आपके हालात हैं वो आप और अभी जानता है, तो मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में कोई कमी कोताही होगी हो तो यकीनन उसको इग्नोर करना चाहिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। ये जरा इसके लेक्चर शेयर कर, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा जी? एनपीओ कौन सा एक दे कर यार है वो तो कर, जो नहीं है वो ना कर सर, वो कोई कह रहे ना रिस्ट्रिक्टेड केस नहीं कर, वो आई के अपने पेज पे लिखा कि इस साल एग्जामिनेबल है, तो डेफिनेटली कर कौन सा, वो तो मैंने आपके साथ डेट डिसाइड की 24-25 डिसाइड हुआ सर, एक वो था R2 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जी।